दीपक पेन पेन। अच्छा, चलिए जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये सारे जितने भी आपके पेमेंट सिस्टम्स होते हैं कि बैंकिंग में आप कैसे कैसे पेमेंट सिस्टम्स कर सकते हो, है ना। जैसे आपने डेबिट्स कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब सुने होंगे। आज हम उसको फिनिश करेंगे जैसे हमने एटीएम्स को फिनिश किया था, ठीक है। आपको बुक्स मिली होंगी, उसमें ये सारे टॉपिक्स दिए होंगे, ठीक है। बुक्स लाए हैं आज कोई? नहीं लेके आते हो, क्यों? क्यों नहीं लाते हो? घर छोड़ी होती है? ठीक है, चलो फिर पेमेंट सिस्टम पे आते हैं बेटा। तो पहले हम समझते हैं हमारे पास जो पहले सबसे पहले कार्ड आता है, या तो वो कैसा कार्ड होता है? डेबिट कार्ड। और एक क्या होता है हमारे पास? यही है भाई कार्ड। और एक कार्ड मैंने और बताए थे, दैट वाज व्हाट? क्या बताया था? एक मैंने न्यू बैंकिंग बताई थी आपको, और इसमें बताया था मैंने देयर इज ए स्पेशल कार्ड नेमली व्हाट? अ नियो कार्ड्स। क्लियर है? क्या ये दो तो सुने आपने, नियो कार्ड सुने? मैंने बताया था नियो बैंकिंग क्या होती है। यार आप लोग तो रेगुलर आते हो, है ना। तो नियो बैंकिंग क्या थी? नियो कार्ड्स मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। है ना, अमेजोन में क्या करते हो, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स के प्लेसेस पे क्या बन जाते हैं? आपके कार्ड्स बन जाते हैं। और वो कार्ड अंत में क्या होते हैं? रिडीम। जानते हो रिडीम करना? पॉइंट्स से, या आप मान लो आप मीना बाजार में या फिर वीरो मोटा में आप शॉपिंग करने गए, किसी भी स्टोर में। आप जब स्टोर में शॉप के अंदर शॉपिंग करते हो, तो बोलता है कि आपका फोन नंबर नोट करता है, पूछता है आपने पहले शॉपिंग की है? आप बोलते हो हाँ की है, ठीक है। तो आपके नाम से कार्ड बना होता है। तो मान लो अगर आपके 500 पॉइंट्स हैं या 1000 पॉइंट्स हैं, तो उस केसेस में क्या होता है? अगर आपका बिल 3000 रुपये का बनता है, तो 1500 क्या हो जा रही है? लेस हो जा रही है। तो उन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट वाज द नियो कार्ड्स। क्लियर है? जो रिडीम्स कार्ड्स होते हैं, नियो कार्ड्स आल्सो नोन एज व्हाट, नेमली व्हाट? यानी रिडीम कार्ड्स। क्लियर? राइट। रिडीम कार्ड्स, तो इसको जरूर रखिए क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा अब, ठीक है। वो टाइम चला गया है। अब हम थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। डेबिट कार्ड के लिए कोई क्राइटेरिया होता है? नथिंग। जो अकाउंट खोलेगा उसको क्या मिल जाएगा? कार्ड्स मिल जाएगा। पर व्हाट अबाउट क्रेडिट कार्ड? देयर वुड बी ए ट्रांजेक्शंस। वो क्या चेक करते हैं? ट्रांजेक्शन्स कितनी हो रही है आपके अकाउंट में। अगर अच्छी खासी ट्रांजेक्शन्स है तो बैंक बोलता है यार कार्ड ले जाइए। नाउ यूज बताइए, ये जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर क्या क्रेडिट कार्ड से आप एवरीथिंग यू कैन बाय इट? हाँ, डेली नीड का परचेज करना। मैं बोलूं कि तुम सब्जी की दुकान पे जाओ, क्रेडिट कार्ड चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? उसके पास पॉइंट ऑफ सेल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीओएस करवाई थी कल। क्या होती है पीओएस? जनरली आप क्या करते हो जब स्वाइप कर रहे हो मशीन को? तो मैं सब्जी वाले के पास भी तो जाकर क्या कर सकता हूं? स्वाइप कर सकता हूं। यस और नोट, पहले ये बताओ। सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स? ये सिबिल स्कोर भी छोड़ो बेटा, सिबिल स्कोर तो छोड़ो, वो तो एक बाद की बात होगी ना। वो आ गया एनपीए पे, जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स? Have you heard about monthly installments? Namely what? है क्रेडिट कार्ड वो सारे काम कर सकता है जो डेबिट कार्ड करता है, एक्सेप्ट डेबिट कार्ड एक काम नहीं कर सकता है। दे कांट मेक एन ईएमआईज। क्लियर है? दे कांट मेक व्हाट? इज दैट क्लियर? द ईएमआई कैन मेड इट व्हाट, है ना। अगर सोचो तुम्हारे पास, अब हमारे पास एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, ठीक है। उसमें क्या है, आप आते हो हमारे पास, आप फीस की बात करते हो, फिर बोलते हो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, है ना। तो हम बोलते हैं बेटा दो इंस्टॉलमेंट्स हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? यही बोला ना आप लोगों को, वन टाइम पेमेंट ये फीस, या फिर अल्टीमेटली दो इंस्टॉलमेंट। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आप 12 इंस्टॉलमेंट बना लेते। पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पे बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड्स की नहीं है। अब मान लो जो बड़ी पेमेंट्स है, तो आप जब एक बड़ा कोर्स एप्पल होता, एप्पल या जो फोन है सैमसंग के, या ये जो एफएमसीजी गुड्स हैं, फ्रिज है अच्छी, या फिर एसी है, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होते तो बेटा भारत में इनकी सेल भी
कि नहीं होते। 1,70,000 रुपए का फोन या 1 लाख रुपए का फोन आपको कौन लगता होगा कि 1 लाख रुपया कैश निकाल कर क्या करता होगा? 10 में से सिर्फ 2 लोग करते होंगे ऐसे, जिनके पास सुपर पैसा है, जो बचा हुआ है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, आ रहा है तो वो उन्होंने परचेज कर लिया। पर सपोज दैट कि आप बहुत सारे बच्चों के हाथों में या एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन के हाथ में भी आईफोन देखते हो, तो वो कैसे आया होगा? क्लियर है? तो एक्चुअली क्या है, क्रेडिट कार्ड बना था एफएमसीजी गुड्स के लिए। किसके लिए? राइट, एफएमसीजी या फिर ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्यूरेबल गुड्स की नीड्स को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया था? ठीक है, ताकि क्या हो कि आप जो है वो ड्यूरेबल गुड्स को बाय कर सको, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल्स गुड को। किनको? ठीक है, जैसे आपने एसी लेना है, फ्रिज लेना, कार आप क्रेडिट कार्ड पे नहीं खरीद पाओगे यार। क्लियर है? ईएमआई की ऑप्शन हर जगह अवेलेबल नहीं होती। आप ठीक बोल रहे हो, सब्जी की दुकान में ना आप पेमेंट कर पाओगे पर आप ईएमआई नहीं बना पाओगे। पर अगर आपने कोर्स लेना है, आईएएस का कोर्स लेना है, फीस इज 1 लाख रुपीज, है ना, तो मैं आपकी 12 मंथ की ईएमआई नहीं बनाऊंगा। मैं बोलूंगा हो सकता है बच्चा 1 महीना पढ़ के क्या बोले कि मैं तो चला। इज दैट क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि इट शुड बी व्हाट, एन ईएमआई बेस्ड थिंग्स। आप बैंक को पे करोगे, बैंक मुझे पे कर देगा। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही आईफोन है, आप कल को खरीद के बैठ गए, आपको बोला 3,000 रुपए है, तो आप तो कल को हो सकता है उस एप्पल स्टोर में जाते नहीं, बोलते फोन तो आ गया मेरे पास, अब मैं क्या हो जाऊंगा, मैं तो चला। इज दैट क्लियर? तो अब बैंक बोलता है तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अकाउंट तेरा किसके साथ खुला है। बात आ रही है समझ? तो बैंक आपके बदले पैसे डाल दे रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है डेबिट कार्ड के साथ, वो है बेटा ईएमआई। क्या रहेगी? ठीक है, कि ये बेसिकली क्रेडिट के लिए दिया जाता है। किसके लिए? क्रेडिट के लिए, जो आप ड्यूरेबल गुड्स के लिए, सब्जी के लिए नहीं। ऐसा मनाही नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते हो सब्जी, है ना, आप तो शॉपिंग कपड़ों की भी कर सकते हो। आप चले गए लांटे पे या कहीं मॉल में और क्रेडिट कार्ड यूज करके 1 लाख रुपए की शॉपिंग आपने कर ली, पर अब आप ईएमआई नहीं बना सकते। अब डिफरेंस ये होगा, आपको 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, नहीं तो 18% का इंटरेस्ट क्या होता जाएगा। बात आ रही है समझ? और भाई आपने 1 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए, अब भाई साहब आप उस पर इंस्टॉलमेंट नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते हो? क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं है। बात आ रही है मेरी समझ? बट अगर आप 1 लाख रुपए का क्या खरीद रहे हो, वट एवर, फोन ले रहे हो, मान लो आईफोन ले लिया, तो अब जब आप जाओगे वहां पे, जब आप स्वाइप करोगे उस क्रेडिट कार्ड को, तो देयर वुड बी ऑप्शन कि आपने 6 EMIs बनानी है, 8 EMIs बनानी है, 12 EMI बनानी है, कि 24 EMI बनानी है, वो बन जाएगी। तो आपको 1 लाख रुपया इकट्ठा पे नहीं करना होगा, वो आप किस में कर सकते हो? इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। क्लियर है? आप एजुकेशन में जा रहे हो, आप कहीं कोचिंग में जा रहे हो, पर वो कोचिंग बड़ी होनी चाहिए, जिसके पास जीएसटी नंबर वगैरह प्रॉपर हो, वो आपकी ईएमआईज बना देगा, पर बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, नहीं तो ये फोन की तो सेल ही क्या हो जानी थी, नहीं होनी थी। एसीज नहीं बिकने थे, फ्रिज आती है डबल डोर, द प्राइस इज 70,000, 80,000, 90,000। तो आदमी ने क्या, तो एक तरह से बोलते हैं क्रेडिट कार्ड इज ए ट्रैप। क्या है? लोगों के पास पैसे होते हुए भी नहीं, वो क्या करता रहता है, शॉपिंग, क्योंकि उसको लगता है 3,000 रुपए किस्त, 1,500 किस्त, कितनी, 1,600 किस्त, 1,400 किस्त। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? सो दैट थिंग मेक्स एन अ डिफरेंस इन दैट केस। बेटा चेयर ले लो एक, यहां आ जाओ, आगे आ जाओ। बात आ रही है मेरी समझ? तो पहला डिफरेंस क्लियर है किसके किसके बीच में, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये क्या करता है कि बेसिकली इट कैन क्रिएट एन ईएमआई एंड दिस मेड्स फॉर द ड्यूरेबल गुड्स। सो होप सो आप लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस क्लियर है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, दैट वाज द नियो कार्ड। और नियो कार्ड में हमने बच्चों क्या बात की थी, बेसिकली इट्स ए रिडीम कार्ड, है ना। अब रिडीम कार्ड्स कौन से देते हैं? आउटलेट्स देते हैं। कौन देते हैं? आप
आप कंटिन्यूटी में बाहर ट्रैवल करते रहते हो। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, जैसे लॉन्च कार्ड्स। लॉन्च कार्ड्स का मतलब है कि आप कभी ट्रैवल करोगे, एयर ट्रैवल करोगे दिल्ली, मतलब एयरपोर्ट पे रुकना है आपने, तो अगर आप वहां पर सोच रहे हैं कि मैं खाना खा लूं, है ना, बर्गर का प्राइस होगा 850 रुपये, एक कॉफी मिलेगी 1200 रुपए की, तो आप तो पागल हो जाओगे कि यार यार ये तो कॉफी है और वही कॉफी है ना। तो अब उस कॉफी का आई एम पेइंग 1200 रुपीज, तो ये जस्टिफाइड कि नहीं है। तो क्यों ना मैं क्या बना लूं, लॉन्च कार्ड बना लूं, वहां कार्ड्स के पॉइंट्स होंगे, रिडीम्स हो जाएंगे, 1200 रुपए की कॉफी आपको आ जाएगी 350 या 400 रुपए। देखो अगर आप सोचते हैं मैं नहीं पीऊंगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको चेक, आपकी फ्लाइट 7 बजे की है, ठीक है, 7 PM पे आपका क्या है, टेक ऑफ है फ्लाइट का, ठीक है, तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। आप कितने बजे पहुंचे, 4 बजे। अब आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मान लो अमृतसर से दिल्ली ली और आपने जाना था पुणे, ठीक है। अब उस केसेस पे पुणे की फ्लाइट आप पहुंच गए जी, अमृतसर से दिल्ली 8 बजे आप दिल्ली लैंड कर गए, और फिर उसके बाद आपकी फ्लाइट है 1:30 बजे। कितने बजे है, रात को 1:30 बजे। अब 7 से लेके ये जो घंटे हैं, 6.5 घंटे आपको कहाँ रहना है, उस लॉन्च में, है ना। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर फंसाते हैं ऐसे आदमियों को, क्योंकि वो स्पेंड करे, और अंदर खाना क्या है, इतना महंगा है कि आपको जो थाली 250 या 300 रुपए की गोपाल्स में मिल जा रही थी, या सिंधी में मिल जा रही थी, या फिर कि यहाँ ट्रिपल H में मिल जा रही थी, वो आपको ऑलमोस्ट 2100 रुपए की थाली मिल रही है। तो मजबूरी में या तो आपको खाना पड़ेगा, तो अगर आप बिल लगाओगे उसका कि 3-4 लोग हैं, बच्चे भी हैं साथ में, तो आपकी तो 10,000 आपने बोला हम लॉन्च में ही खा गए हैं। ठीक है, तो उससे बेटर है क्या बना लिए जाए, है ना। तो दीज वर द नियो कार्ड्स बच्चों, क्लियर। फिर अगर आप जैसे कहीं बहुत शॉपिंग करते, मान लो विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, हम बड़ी शॉपिंग करते हैं, अगली बार क्या होता है, हमारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए होते हैं, पर फर्क इतना है, विशाल इज अ लोअर ब्रांड, तो आपको कार्ड नहीं देता है, वो क्या नहीं देगा, ठीक है। पर अगर आप टॉमी हिलफिगर में वो कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको वो स्पेशल कार्ड देगा। अगर आप 20,000 के ऊपर या 40,000 के ऊपर शॉपिंग करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा प्रॉपर। आप उस कार्ड को जाके उनके पास जब आप स्वाइप करवाओगे, तो उतने पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो दीज वर ऑफर कार्ड मान लो यार इसको, न्यू कार्ड इज बेसिकली व्हाट, ऑफर्स कार्ड। ये आपको ऑफ भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं बच्चों साथ में, दैट इज पॉइंट भी आपके क्या कर सकते हैं, रिडीम। डिफरेंस क्लियर है। दूसरा कार्ड होता है वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड। अब इनके अंदर भी देखो, मैं 3 तरह के कार्ड हो गए हमारे पास। एक तो आ गया रुपे कार्ड, है ना। दूसरा कार्ड क्या आ गया मेरे पास, अ वीजा कार्ड, एंड थर्ड कार्ड वी हैव नेमली वर्ड, दैट इज मास्टर कार्ड। क्लियर है। रुपए वो जो तुम्हारी पॉकेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, सबके पास कॉमनली, बच्चों और हर हिमाचली के पास यही होता है मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे रुपए का। बट व्हाट विल बी मेड, दैट इज वीजा। तो पहले वीजा का फुल फॉर्म लिखिए। वीजा इंटरनेशनल सर्विस, वीजा इज बेसिकली वीजा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन, एंड मास्टर कार्ड लिखिए। मास्टर कार्ड्स आर द पेमेंट प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशन। क्लियर है भाई। वीजा कार्ड क्या है बेटा, ज्यादातर इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ठीक है, आप फ्लाई कर रहे हो, आपने कोई फॉरेन ब्रांड के कोई आर्टिकल्स बाय करने हैं, आप ऐसे स्टोर में चले गए हो जहां पर क्या है, फॉरेन के स्टोर्स हैं, तो अगर आपको पेमेंट्स रिडीम्स करवानी है, तो ज्यादातर कार्ड्स कौन से चलेंगे, दैट वुड बी अ वीजा कार्ड। क्लियर है। और मास्टर कार्ड हाई एंड कार्ड होता है, वीजा वीजा सब इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब कुछ भी, कोई ऐसी शॉप नहीं होगी, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जो जनरली मास्टर कार्ड से पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करती होगी। क्लियर है। मतलब जब अगर आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल विजिट्स कर रहे हो, तो आपका वीजा कार्ड भी हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऑल दो जो आपका मास्टर कार्ड है दैट विल बी एक्सेप्टेबल एट द एवरी प्लेस। डिफरेंस क्लियर है। 2 कार्ड हो गए। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, लेने को इसको कोई भी ले सकता है, पर जैसे अगर आप मर्चेंट हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास करंट अकाउंट्स हैं, तो आपको हाथ के हाथ क्या दे दिया जाता है, ठीक है, दैट इज वीजा कार्ड।
पर अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स बहुत अच्छी हो रही है, हाई एंड जा रही हैं, तब आपको क्या दिया जाता है, दैट इज, अब इसके पास नियो कार्ड्स इंक्लूड होते हैं, मतलब इफ यू हैव अ मास्टर कार्ड तो नियो कार्ड भी इसके अंदर है, लॉन्च वॉन्च की फैसिलिटी सारे। आप कभी पायरेट्स ऑफ ग्रिल चले गए हैं और आपको बूफे खाना है, तो आपको ऑफर पहले से मिल जाएगा, मतलब जो जितने बड़े ब्रांड्स होंगे, ठीक है, उन सब में ऑफर किसके चल रहे होंगे, दैट वुड बी मास्टर्स कार्ड्स। क्लियर है? आप किसी 5 स्टार प्रॉपर्टीज के अंदर जा रहे हो तो आपको हो सकता है रूम पे 30% ऑफ चल रहा हो, किस पे, ठीक है। आप मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं, बोला अगर इफ आर मास्टर कार्ड होल्डर तो हम आपको 1 ईयर का जो इंश्योरेंस होगा उसमें हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। सो द डिफरेंट ऑफर्स आर गिवन इन दीज कार्ड्स। क्लियर? और जब आप बैंक में जाओगे, व्हेन यू गॉट द फर्स्ट थिंग, और आपके पास कोई मास्टर कार्ड होल्डर आएगा, ठीक है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट भी क्या करोगे, अलग तरह से। और तीसरा जो लोएस्ट कार्ड होता है, दैट इज व्हाट, रुपे कार्ड। यहां कोई लिमिट्स नहीं होती है, यू कैन डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शंस। क्लियर है? अब और इसमें जो क्रेडिट कार्ड की भी जो क्रेडिट लिमिट भी होती है, इट कुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द 5 lakhs। कहां से शुरू होती है? 5 लाख से 25 लाख तक की लिमिट मूव हो जाती है इसमें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड सबके पास हो सकता है, कोई भी ले सकता है जिसकी थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन, पर लिमिट्स है। किसी को लिमिट मिलती है 50,000 से, किसी के पास 1 लाख की होती है, किसी के पास 2 लाख की होती है, किसी के पास 3 की होती है, और मैक्सिमम लिमिट अप्रोच करती है क्रेडिट कार्ड में, नॉर्मल कार्ड। इफ समबडी हैज अ रुपे क्रेडिट कार्ड, हिज लिमिट इज 50,000। इफ समवन हैज अ वीजा कार्ड, हिज लिमिट कुड बी 2 to 3 lakhs, है ना। और जो जिसके पास मास्टर कार्ड है उसकी लिमिट 5 से शुरू होती है, और इट कुड बी हाउ मच, 20 से 25 लाख तक भी जा सकती है। क्लियर है? अब वो बंदा है, मान लो आप एयरपोर्ट पे उतरे और आपने कस्टम, वहां पे मैक्सिमम शॉप कस्टम्स की होती हैं, जो बाहर के ब्रांड्स हैं, अमेरिकन ब्रांड है, इटालियन ब्रांड्स हैं, वो आपको सारे मिल जाएंगे उस लॉन्च में। आपने कुछ बाई करना है, तो अगर आप एक लिकर एंड वाइन की बोतल ले रहे हो, द प्राइस इज 90,000 रुपीज, ठीक है, तो आपके पास अगर ये छोटा कार्ड है तो वो बोलेगा ट्रांजेक्शन फेल्ड, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 25,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन, चाहे आपके अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा होगा 2 लाख रुपए, पर फिर भी आप पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी लिमिट क्या है, दिन की लिमिट क्या है, 25,000 से ज्यादा आप किसी को पैसे की नहीं भेज सकते हो। पर फिर अगर ये बड़े कार्ड्स होंगे तो आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर सकते हो। क्लियर है? तो जहां पर लिखा होता है वीजा ऑन अराइवल, जैसे आप थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, या दुबई भी वीजा ऑन अराइवल है, तो आप क्या करते हैं, आपको वीजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। आप दुबई पहुंचिए, ठीक है, दुबई पहुंचते ही आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, पर अब वहां पे आपको शॉपिंग करनी होगी, तो ये कार्ड नहीं चलेंगे। देन यू नीड व्हाट, है ना, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड कुड बी डेबिट कार्ड एज वेल एज व्हाट, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही होगा बच्चों, वीजा कार्ड कुड बी व्हाट, and a debit as well as what, credit का। रुपे कार्ड could be what, a debit card or either what, credit card। अब SBI से अगर तुमने क्या बनाया है, तुम्हारा अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो ज्यादातर रुपे कार्ड है। कैसा कार्ड है? वहां लिमिट जो है 50,000, 60,000 या 70,000 तक ही मूव करेगी, 1 लाख हो जाएगी। क्लियर है? कुछ समझ आया? सो मास्टर कार्ड इज द बिगर ट्रेड वर्क, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, समझ गए। अब ये देखो, ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है ना, इसको एनपीसीआई हैंडल नहीं करती है। रुपे कार्ड को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन, डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक पेमेंट्स है भारत के अंदर हो रही हैं, उनको एनपीसीआई करता है। पर मास्टर और वीजा कार्ड इसकी एम्बिट में नहीं आते हैं, मतलब इसको हैंडल करता है रेजर पे। कौन? रेजर पे, ठीक है। तो ये अमेरिकन ब्रांड है। रेजर पे का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो पेमेंट गेटवे है, दुबई का कार्ड, भारत का कार्ड, ठीक है, तो ये ट्रेड वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड पूरे वर्ल्ड वाइड चलेंगे। कहीं का भी सिटीजन हो, इफ यू हैव अ वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड, तो जब मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा आपको कि वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट्स वो बनते ही किन कार्ड्स के साथ है, वीजा और मास्टर कार्ड्स के साथ, है ना। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एनपीसीआई, तो जो आपका गेटवे है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इफ यू हैव अ रुपे कार्ड्स। तो वहां ग्लिच हो सकता है, आपने पैसे डाले वो नहीं आए, है ना, टाइम लग रहा है, कंजम्पशन जो है वो, जो स्पीड है वो इतनी जल्दी नहीं है। आरटीजीएस और स्विफ्ट क्या हो रही हैं उस केस में, स्लो हो सकती हैं, बिकॉज आप गेटवे कौन सा
यूज कर रहे हो, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द व्हाट, अगर आप यूज कर रहे हो कौन से कार्ड, वीजा कार्ड और ये, तो आपका गेटवे एनपीसीआई नहीं होगा, आपका गेटवे स्विफ्ट चैनल के थ्रू चलेगा, और वो ज्यादातर रेजर पे इसके गेटवे होते हैं। क्लियर है? तो जैसे अमेजोन की पेमेंट कभी नहीं फंसेगी, ठीक है, क्योंकि वो गेटवे कौन सा यूज करेगा, रेजर पे। पर अगर आप एनपीसीआई का गेटवे यूज कर रहे हो, जैसे तुम्हारी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे आप एचपीएसएससी का फॉर्म भर रहे हो और इधर भर रहे हो किसका, एचपीआरसीए का, तो कईयों की फीस क्या हो जाएगी, लटक जाएगी। आप बोलोगे यार मुझे मैसेज कि नहीं आया, पैसे कट गए, बिकॉज दैट इज द डोमेस्टिक गेटवे, नेमली वर्ड एनपीसीआई। पर अगर आप बड़े किसी प्राइवेट फर्म्स की, एप्पल का आपने फोन लेना है और आप एप्पल की वेबसाइट से खरीद रहे हो, तो चाहे बुरी से बुरी कंडीशन हो, नेटवर्क मरा पड़ा हुआ होगा, तब भी रेजर पे उसको उठाकर क्या कर देगा, पेमेंट, ग्लिच नहीं आएगा ना। अब सोचो अमेजोन में रोज की कितनी पेमेंट्स होती होंगी, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से क्या मंगवा रहे हो, सामान मंगवा रहे हो ना। अगर वो एनपीसीआई का गेटवे यूज करता तो 100 लोग पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है 70 लोगों की पेमेंट क्या हो जाती, ग्लिच हो जाती। तो वो क्या करे, सामान भेजे नहीं भेजे, वो उसको पैसे कुछ टाइम के बाद रिबर्स आ जाएंगे, उसने सामान भेज दिया, तो कितनी प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने गेटवे ही कौन से लगा दिए हैं, इंटरनेशनल गेटवे, ताकि पेमेंट का ग्लिच, आप किसी को पैसे भेजोगे ना वो फंस सकते होंगे। पर अगर आप किसी इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर आप शॉपिंग कर रहे होंगे, तो तुम्हारे पैसे कभी रुकेंगे नहीं, वो इमीडिएटली खींच लेगा। क्लियर है? क्योंकि ये गेटवेज बहुत स्विफ्टली काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। और कभी तुम फॉर्म भर के देखना गवर्नमेंट वेबसाइट, अब गवर्नमेंट वेबसाइट बोलेगी कि मैं चार्ज क्यों दूं रेजर पे को, है ना, मेरे पास जब एनपीसीआई है तो मैं क्यों चार्ज दूं। अब ये रेजर पे वाले क्या करते हैं, मान लो तुमने 100 रुपए की पेमेंट की, मेरे पास ये 100 रुपीज नहीं आएंगे, मेरे पास आएंगे 95 रुपीज, 5 रुपए वो क्या काट लेंगे अपनी सर्विसेज के, तो वो पैसा भी सारा कहां चला गया, यूएस। और फिर हम बोलते, अब सरकार बोलती है मैं ऐसा क्यों करूं यार, मैं क्यों दूं रेजर पे को पैसे, जब मेरे पास खुद का गेटवे है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? पर ये पेटवे गेटवे क्या होगा, स्लो भी होगा। पर सरकार बोलती है इतना फर्क क्या पड़ने वाला है, नौकरी के लिए फॉर्म भरवा रहा हूं, नहीं आएगी तो बच्चा पागल होगा, खुद आ जाएगा कैश लेके मेरे पास कि प्लीज मेरे को पेपर में कि बैठने दिया जाए। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े हम बेटा। ठीक है, अब लिखो थोड़ा सा एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या है बच्चों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडर सेक्शन ऑफ 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और ऑथोराइज कैपिटल है इसकी 300 करोड़। कितनी कैपिटल है? तो नाउ अब मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हाट डज इट मीन ऑथोराइज कैपिटल की जरूरत क्या, मतलब देखो जो एनपीसीआई बनाया गया तो उसकी कैपिटल रखी गई। कैपिटल का मतलब समझते हो कि 300 करोड़ रुपए जो है, जैसे कोई बैंक बनता है, सपोज दैट एचडीएफसी को लाइसेंस मिला किसका, बैंकिंग का, तो मैं लाइसेंस दे दूं ऐसे, कल को तुम लोग पैसे जमा करोगे और एचडीएफसी पैसे लेके भाग गया तो तुम्हारे पैसे तो डूब गए, तो तुम कहां पहुंच जाओगे, सभी कोर्ट। तो कुछ मुझे उसको लाइसेंस देने के बदले कुछ पैसे तो रखने पड़ेंगे ना, कि कल को वो बैंकिंग बिजनेस में कोई झोलमाल करे तो उस केसेस में लोगों के पैसे ना डूबे। तो कॉमन सी एक प्रोसेस होती है कि अगर आपको बैंक लाइसेंस चाहिए तो आपको 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ रुपया किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। किसके पास? छोटी सी, ये मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फिगर वेरी भी होती है, ठीक है, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग चार्जेस रहते हैं, पर एक कॉमन सी फिगर मैं लगा रहा हूँ कि मैंने बैंक बनाना है, मान लो एक आईबीएस क्या बनेगा, आईबीएस बैंक, क्या, तो एस वर्ड लिख सकता हूं मैं आईबीएस बैंक। बैंक का मतलब है मैं बैंक वर्ड तभी यूज करूंगा जब मुझे आरबीआई क्या देगी, लाइसेंस देगी। अब मान लो मैं बैंक बन गया, बाहर फट्टा लगा दिया बैंक का, तो तुम लोग तो आके डिपॉजिट कर रहे हो ना मेरे पास पैसे, अब मैं वो पैसे लेके भाग जाऊं तो भाग जाऊं तो ये पैसे तो पड़े हो कि कल को आरबीआई उस पैसे को तुम्हें क्या कर सके, वो लुटा सके।
तो आप चाहे पेमेंट्स बैंक खोल रहे हो, चाहे आप बैंक्स खोल रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो बेटा, आप तब तक नहीं खोल सकते हो जब तक कि आरबीआई आपको लाइसेंस नहीं देता है। तो एक लाइसेंस फीस होगी और एक होगी गारंटेड मनी। बात आ रही है समझ? वैसे ही जब एनपीसीआई बना तो इसका एक कॉर्पस है सरकार का ही, पर बोला सरकार तो कल को पैसे खर्च सकती है ना अपने अपनी जगहों पे, तो क्यों नहीं इसका एक कॉर्पस फंड रख दिया जाए। तो मैंने बताया जब ये 2008 में खुला तो 300 करोड़ का इसका कॉर्पस फंड रखा गया कि ये किसमें रहेंगे, कि जब पेमेंट्स होती रहेंगी तो जो पेमेंट का गैप आए, कई बार बाउंस हो जाए, पेमेंट इधर उधर चली जाए, तो एनपीसीआई के पास अपना बफर अमाउंट होना चाहिए ताकि वो तुम्हारे अमाउंट में उस पैसे को क्रेडिट कर दे। बैंक के साथ सेटलमेंट हो सकता है 24 घंटे में हो, या 2 दिन के बाद हो, या 3 दिन के बाद हो, तो उसके पास कॉर्पस फंड होना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, तो ये वर्ड ये बताता है कि ऑथोराइज कैपिटल इसकी 300 करोड़ थी, और इसकी जो आज कैपिटल हो चुकी है दैट इज 1000 करोड़। आज के वक्त में इसकी होल्डिंग अमाउंट जो है एनपीसीआई के पास वो कितना है? तुम्हारा फर्स्ट डे है भाई, आज क्लास ही फर्स्ट है, नहीं आएगा समझ कुछ भी है? आ रहा थोड़ा थोड़ा? ठीक है, एनपीसीआई क्लियर है बेटा, है ना? आप समझ गए? कोई भी कॉरपोरेशन कभी काम करती है तो उसके बदले उसको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। हम एक छोटे ठेकेदार की बात करते हैं, एक ब्रिज बनाना है यार मान लो हमें, ठीक है, किसी खड्ड पे, गंबर खड्ड पे, यहां से किन्नौर के लिए कोई सतलुज के आर पार ब्रिज बनाना है। ब्रिज की कॉस्ट आ रही है कितनी? 90 करोड़। कितने की? क्लियर? अब ब्रिज बन गया और 1 साल के बाद गिर गया तो क्या फिर से गवर्नमेंट देगी पैसे? तो वो किसकी गारंटी होनी चाहिए? तो अगर ब्रिज गिर गया तो ठेकेदार बना के देगा, तो उसके पास होने चाहिए 90 करोड़ रुपया। तो सरकार बोलती है कि 5 इयर्स तक मेंटेनेंस किसके पास रहेगी? तू ठेकेदार तो बन जा, पर अगर 5 साल तक इस ब्रिज की मेंटेनेंस से लेके सब कुछ कौन करेगा? ये फर्म है, इसने ये काम के लिए टेंडर लिया, 90 करोड़ का लिया। सरकार ने बोला 30 करोड़ तू मेरे पास रख पहले, 30 करोड़ की सिक्योरिटी रख पहले, या 10 करोड़ की, 20 करोड़ की सिक्योरिटी, कि कल को तू ये काम कर पाएगा, बीच में छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा। कुछ आ रहा है बात समझ? समझ गए? तो इसने वो पैसे रखे और 5 सालों तक सरकार इसको 90 करोड़ की पेमेंट करती जाएगी हर साल हर साल हर साल, पर 5 साल का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेंटेन है, 5 साल के बाद ये पैसे इसको वापस किए जाएंगे, ताकि कल को ब्रिज गिरे, टूटे या कुछ हो, उसकी लाइबिलिटी किसकी हो? नहीं तो ठेकेदार तो कल इसमें रेत ही भर दे। तो वो इतना अगर मटेरियल जरूर यूज करता है कि जो 5 साल का क्या है 5 साल के बाद गिरे टूटे, जो मर्जी हो, वो हैंड ओवर टू वेयर, है ना? तो सरकार कच्ची खिलाड़ी नहीं होती है कि ठीक है टेंडर दे दिया, फिर तो टनल बन गई, कल को क्या हो सकती है? कोलैप्स हो जाएगी। तो कोलैप्स होगी, सरकार बोलेगी 3000 करोड़ की टनल दी थी, दोबारा बनाओ। वो पूरी लाइबिलिटी किस पे आती है? तो आप जिस चीज का पता नहीं होता ना, हम लोग बहुत ब्लेम करते हैं जनरली, पर इतना आसान नहीं होता। आप जिस सिस्टम में जाओगे ना, आपको वहां पे कंपटीशन दिखने कि शुरू हो जाएगा। जैसे आपके पापा कोई ना कोई काम करते होंगे तो यू विल गेट टू नो कि यार वहां टफनेस है। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम क्या है बेटा, जब इस धरती पे आपने जन्म ले लिया ना, समझो उस दिन से कंपटीशन तुम अपने माथे पे लिखा के आगे हो कि लड़ना है। क्लियर है? तो समझ लो, तुम्हें ये लगेगा कि ये लाइन छोड़ देता हूं यार, मैं वो लाइन करूंगा, तो तुम्हें ये फील होगा कम वक्त वहां भी इतना ज्यादा क्या है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, 2020 आया, कोविड लगा, है ना? तो हम तो 17-18 साल से बढ़ा रहे हैं, कभी नहीं सोचा हमारे साथ ऐसा होगा। सब कुछ क्या हो गया, बंद आया, लगा यार ये तो खत्म, फ्यूचर खत्म यार, व्हाट टू डू। 1 साल हम घर रहे, बहुत कुछ सोचा, ये बिजनेस खोलते हैं। तो मैंने सोचा कि पाइन नीडल्स नहीं होती हैं, पाइन्स होती हैं ना नीडल्स, उसकी ब्रिक्स बनाई जाए। क्या बनाई जाए? बहुत सोचा, बड़े बिजनेस सोचे, पाइन नीडल की ब्रिक्स बनाऊंगा और उसको बेचूंगा फार्मा कंपनीज में। कहा? क्योंकि कार्बन इमिशन कम होता है इसमें। क्या होता है? तो जब आप दवाइयां बनाते हैं या किसी फैक्ट्री में, लोहे की फैक्ट्री में, फर्नेस में डालनी है, तो सरकार ने कंपल्शन किया है कि आप कोयला 100% कोयला यूज नहीं कर सकते, कोयला मैक्सिमम 60% यूज करोगे और 40% आप बायोफ्यूल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? जैसे तेल है ना, आजकल एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। क्या हो रही है? 20% क्या डाल रहे हैं हम? अल्कोहल डाल रहे हैं, पता है आपको, है ना? तो अभी इस केसेस में 40% क्या डालना है? बिटुमेन नहीं डालना है, 40% क्या डालना है? वो ऐसा और
तो वो ब्रिक्स बनती थी, उसकी कॉस्ट आनी थी 4 रुपए की, और वो बिकनी थी वो कहाँ जाके, बद्दी, गुजरात या अनदर प्लेसेस पे। मैं सोचा ठीक है, मैंने इसका रोड मैप रेडी किया, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में गया, 1-1.5 करोड़ रुपए की सारी कॉस्ट, मशीन भी फाइनल हो गया। एंड फिर मैं सोचा देखता हूँ कंपटीशन किसका किसका है। तो देखा यहाँ पे कौन बना रहा है, वो बताए, एक देहरा से एमएलए हैं, उनके 4 प्रोजेक्ट्स हैं यार यहाँ पे। मैंने अच्छा मेरा कंपटीशन इनके साथ, बोला। उसके बाद मुझे ये चला पता, ये जो बॉर्डर एरिया में नालागढ़ के जितने बीजेपी के एमएलए रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, इन सब के यार ये प्लांट्स है। मतलब वो सारी इंडस्ट्री को सेल कौन कर रहे हैं, बात आ रही है सर। फिर मैंने इंडस्ट्री से बात की, बोला जी हमें आप 4 रुपए की बेचो। मैं 4 रुपए से नीचे नहीं बेच सकता हूँ एक ब्रिक, क्योंकि मेरी कॉस्ट इतनी। बोला क्या बात कर रहे हैं, गुजरात वाले हमें 2.5 रुपए में देके चले जा रहे हैं। मैंने तो बोला हम क्यों खरीदे 4 रुपए की, मैंने बिजनेस फ्लॉप। बात आ रही है समझ। मैंने 1 महीना इस पे क्या किया, डीएफओ से मिला, है ना, एवरीथिंग वी हैव डन, फाइनल प्लेस प्लूस एवरीथिंग वाज फाइनल, बट द एंड वाज दिस कि यार एवरीवेयर देयर इज एन व्हाट, एन कंपटीशन। क्लियर। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि आप सोचते हो कि जीवन जो है आसान है। व्हेन यू आर टर्न्ड इनटू ग्रेजुएशन, +2 हो गया ना पास, समझो तुम कंपटीशन में उस भवसागर में तुम्हें छोड़ दिया है तुम्हारे मम्मी पापा ने, जहां बड़ा गहरा समुद्र, तुम्हें पता नहीं है अंत कहाँ है, और तुम घुस गए हो पानी के अंदर। कोई बेचारा डूब रहा है, कोई तैराकी सीख गया, जो सर्वाइवल कर गया वो तर गया, जो सोच गया कि नहीं टफ है वो भी डूब गया, जिसका मन नहीं है वो इधर उधर, उसको किनारा नहीं मिला। क्लियर है। सो बी हैप्पी इन दैट केस। पता है लड़ना पड़ेगा यार। तो ये नहीं है कि आप सोचे तैयारी करेंगे तब भी मेहनत है। अगर सोचते हो बिजनेस भी करना है ना, तो भी ऐसा कोई बिजनेस रहा नहीं है इस देश में कि जो दूसरे लोग ना कर रहे हो। क्लियर है। तो जैसे आप कई बार बस में ट्रेवल करोगे, बोलोगे यार रश ही रश है, एग्जाम देने जाओगे आप बोलोगे यार बच्चे इतने सारे, हॉस्पिटल जाओगे तो आपको ये फील होगा कि यार बीमारी बहुत सारे लोग हैं। क्लियर है। भक्ति करने जाओगे आपको लगेगा जनता इतनी भक्त है यार, मेरी भगवान कहां सुनेंगे। क्लियर है। तो ये लाइफ है इस देश में जहां 150 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, दैट इज ब्लंट, है ना। सो बी हैप्पी। मेहनत ही एक जरिया है जो हम लोगों को करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, बाकी छोड़ दो ईश्वर पे। चलें आगे फिर। तो सिक्योरिटी समझ गए क्या है। तो भाई हम किसी को भी बच्चों ऐसे लाइसेंस नहीं देते हैं, हमें सबसे पहले उससे सिक्योरिटी के बदले कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं भी तो कल को अदानी बन सकता हूँ ना, बोला ठीक है मुझे टेंडर दे दो, मैं करता हूँ प्रोसेस ऑयल को, क्रूड ऑयल आया, बोला मैं करता हूँ ना, है ना। तो सरकार बोलेगी ठीक है 500 करोड़ दे दे, लाइसेंस ले ले। तो कहा सो इस देश में इसीलिए ये कारण ना, रिचर बिकम व्हाट, है ना। ऐस थोड़ी है कि एक ठेकेदार, एक भैया है आपके, वो ठेकेदार डंगे लगा रहे हैं यार, और एक है जो काफी पुराने हैं, वो कॉलेज बना रहे हैं, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। वन ऑफ माय फ्रेंड मेक द हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द रामपुर। तो उसके फादर इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या थे, 10th पास थे, पर शुरू से कौन सा काम कर रहे थे। हालांकि उनका बेटा ही हैज डन देयर एमबीए फ्रॉम द चेकोस्लाविया, पर करके आया तो बेचारे को उसके पापा उसको सैलरी देते हैं। अल्टीमेटली काम तो कौन कर रहे हैं। पर वो कॉलेज वो वही बना सकते थे क्योंकि 500 करोड़ का बजट था, और उसमें से 100 करोड़ तो सिर्फ लीज अमाउंट था जो कि सरकार के पास रखना था। तो उस केसेस में गवर्नमेंट बोलती है आई नीड एन एक्सपीरियंस्ड वन, जिसने इतना काम पहले किया हो। 500 करोड़ का टेंडर वही ले सकता है जिसने पहले भी 500 करोड़ से ज्यादा का काम। तो अब मान लो कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई बीटेक है, उसको मान लो मिल तो गया A क्लास कॉन्ट्रैक्टर का, पर भाई साहब उसने तो 10 लाख का काम नहीं किया। तो वो बोलता है मुझे हर साल काम करना है, आज 20,000 का डंगा मिला ये लगाऊंगा ताकि मेरी लिमिट क्या हो। ठीक है। फिर वो कंक्लूड करेगा अपने जीवन में कि मैंने तो 200 करोड़ रुपए का काम किया है। फिर उसको कहीं का कोई ब्रिज का टेंडर होगा जो 100 करोड़ का होगा, 200 करोड़ का होगा, उसको मिलेगा, क्योंकि इस बंदे ने वो काम किया, उसके पास उतने एसेट और मशीनरी भी होगी। और कल को वो इस पे 50 करोड़ की लाइबिलिटी गवर्नमेंट के पास रखेगा कि ये दिए जी मैंने आपको 50 करोड़, ये टेंडर मुझे दो, और अब मेरी पेमेंट्स करते जाओ काम के हिसाब से, और 5 साल के बाद सरकार वो 50 करोड़ रुपया विद इंटरेस्ट आपको क्या कर देगी। तो बेटा ठेकेदार भी बनना भी इतना इजी नहीं है। फिर ठेकेदार तुम देख लो कैसे होते हैं, वो सारे स्मॉल ठेकेदार होते हैं ना। तुम्हारे इलाके में एक बड़ा ठेकेदार एक ही होगा, वो पर्सन हमीरपुर का था, पर बनाया कहाँ उसने इंजीनियरिंग कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियर का।
फिर आईएम उसने बनाया, अभी देहरा का कैंपस बन रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो वो बना रहा है वो। मतलब उसी को ही काम क्यों मिल रहा है? ऐसा नहीं बिकॉज ही इज ए लायबल पर्सन, उसने वो काम पहले किए और उसके पास इतना पैसा है कि कल को सरकार अगर किसी एक महीने पैसा ना दे पाए ना, तो वो अपने बंदों को सैलरी और काम ना रुके। नहीं तो अगर मान लो एक सैलरी पर्सन को रखेंगे, वो तो आ जाएगा महीने का पहली तरीका, बाबू पैसे दे दे है ना। पर वो बंदा तो बोल रहा है 400 करोड़ की पेमेंट लेनी है मुझे किससे? क्लियर? तो वो उन्हीं को ही काम दिया जाता है जो उस लेवल का काम। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके तारकोल बिछ रहा है सड़कों में, ठीक है, मजदूर भी बाहर के हो, टेंडर बोला किसका है? ये तो कोई राजस्थान से लोग हैं जी। कहाँ से लोग हैं? और यहाँ पे काम करने वाले हिमाचली हैं। तो राजस्थान के लोगों ने टेंडर लिया ना यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा काम अवेलेबल किया था। अब 4 लेन बन रहा है, हिमाचल की फर्म क्यों नहीं आती? हमेशा कौन बनाता है? नहाई नहाई किसी को टेंडर देता है। ये सारे लोग कहाँ से हैं? बाहर के हैं, जिनने 500 करोड़ का टेंडर लिया है रोड बनाने का। 4 लेन बन रहे हैं ना, 4 लेन, तो हिमाचल फर्म है कोई नहीं, क्योंकि हिमाचल में इतना बड़ा काम किसी ने किया ही नहीं होगा। तो सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार आएंगे जिन्होंने 5-5 हजार करोड़ के काम किए होंगे, उनको ये टेंडर क्या हो जाएगा? अलॉट। उनके पास बड़ी मशीनरी होगी, उनको फर्क थोड़ी होगा हमारे ट्रक गिर रहे, वो नया ट्रक लाएंगे, ऊपर से पत्थर गिरेगा, टूट गया। हिमाचली ट्रक को बेचारा साफ भी खुद कर रहा होगा, धूल बड़ी होगी है ना। वो 10 मशीनरी कि भेज देगा कि कोई बात नहीं, नया पुराना यार सिस्टम निकलना चाहिए। समझ में आ रही है बात, है ना? तो बेटा इसी तरह से भी जितनी फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं या जितने भी गवर्नमेंट्स के ह्यूज टेंडर्स होते हैं, जैसे जियो है, जियो को ये टेंडर क्यों मिला यार? क्योंकि पैसा था ना उसके। जियो वाले ने, रिलायंस, धीरू भाई अंबानी ने इतना पैसा इन सेक्टर्स में कमाया हुआ था, ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उनको टेंडर कौन सा मिल गया? टेलीकॉम का ही मिल गया। क्लियर है? नया प्लेयर क्यों नहीं आया? 100 लोग तुम भी तो इकट्ठे होकर टेंडर ले सकते थे ना, पर आपके पास एक्सपीरियंस था उस चीज का। क्लियर? अब जैसे हॉस्पिटल का लाइसेंस है, छोटी सी बात करें, हम फार्मा की शॉप होती है जहां हम दवाइयां लेते हैं, तो वहां जो लड़का होता है कौन है? वो केमिस्ट है, कुछ क्वालिफिकेशन होगी उसकी। अगर बी फार्मेसी नहीं की होगी तो आप केमिस्ट की शॉप नहीं खोल सकते हो। क्लियर है? पर ये देश जुगाड़ वाला है। मान लो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे नाम पे है, दुकान इसकी है, ये चला रहा है, पर इसने जो फार्मेसी का सर्टिफिकेट लगाया है वो किसका लगाया है? मेरा। और मुझे 10,000 रुपया महीने का दे रहा है ये। शिमला में 70% शॉप्स ऐसी हैं। बात आ रही है समझ? तो बी फार्मी करो, अपना सर्टिफिकेट उधार पे दे दो, 10,000 रुपया महीना वो फ्री में ले लो बात आ रही है समझ? क्लियर? केमिस्ट होना चाहिए जिसको दवाइयों का पता है। ओनर कोई भी हो सकता है, पर रजिस्टर्ड उसी के नाम पे होगी शॉप जिसका अल्टीमेटली क्या है? वो सर्टिफिकेट है ना। तो डी फार्मा और इधर बी फार्मा। बी फार्म तो बड़ी क्वालिफिकेशन होगी, डी फार्म भी हो तो आप एक दवाइयों की दुकान खोल सकते हो, और बहुत अच्छा मार्जिन है, 50-60% मार्जिन होता है किसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो एनपीसीआई क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये कंपनी क्या है? क्लियर? अब एनपीसीआई क्लियर है। अब इसके नीचे जो ब्रांड है वो लिख लो, जो ब्रांड इसके नीचे काम करते हैं। भारत बिल पे, फास्टैग्स, बिल पेमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, डीटीएच, गैस कनेक्शन, एजुकेशन फीस, म्युनिसिपल टैक्स, फास्टैग, इंश्योरेंस। ठीक है, ये जितने भी गवर्नमेंट्स के विंग, आप जब जीपे यूज करते हो ना, तो आते हैं आपको बहुत सारे नीचे कि आपने क्या लेना है, बीएसएनएल का कुछ, जो भी डोमेस्टिक चीजें हो रही हैं जहां पे आप पेमेंट्स कर सकते हो, वो सारी की सारी एनपीसीआई के अंडर आती है। मतलब इसके लिए एक ही गेटवे यूज होता है जिसका क्या नाम है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जो भी डोमेस्टिक पेमेंट आप समझ लो विद इन, आप चाहे फास्टैग करवा रहे हो, चाहे आप बैंक की पेमेंट्स कर रहे हो, वो सब कुछ किसके अंदर है? दैट इज एनपीसीआई। याद रहेगा ये वाली चीज। नेक्स्ट लिखिए बेटा। अब इसके बहुत सारे
हमारे पास क्या है, दैट इज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एनपीसीआई के, ठीक है। एनपीसीआई के बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट हैं, उसमें लिखो सबसे पहले भीम। भीम ऐप लॉन्च की थी एनपीसीआई ने। किसकी ऐप है ये? एनपीसीआई की। क्लियर है? इन 2016 है ना। क्या था? यूपीआई थी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या था? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऐप क्या काम करती है आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब यूज कर रहे हो आजकल, ठीक है। बस ये याद रखना, भीम किसकी ऐप थी? ठीक है जी, एनपीसीआई की, ठीक है। उसके बाद आया था भीम, भीम आधार पे। लिख लो, आधार कार्ड डालिए, आधार नंबर डालिए, आपके पास अगर यूपीआई आईडी और आधार नंबर है तो आपकी पेमेंट हो जाती थी। लिखते चलिए, दो चीजें। किसका प्रोडक्ट था? एनपीसीआई का। अगला आइए, दैट इज भारत क्यूआर। भारत क्यूआर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेट किया था वीजा कार्ड को और किसे? मास्टर कार्ड्स को। क्लियर है? ये जरूर लिखना, इंपॉर्टेंट है भारत क्यूआर। मतलब एनपीसीआई ने मतलब इंटीग्रेशन की बात की थी रेजर पे के साथ या इंटरनेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस के साथ। क्लियर है? तो किसके थ्रू? भारत क्यूआर। क्यूआर कोड समझते हो ना? क्लियर है? किसी की पेमेंट करनी होती है तो क्या मिल जाता है आपको? क्यूआर कोड होता है, ठीक है। तो भारत क्यूआर। आगे लिखिए, रुपे कार्ड लॉन्च्ड इन 2012। ठीक है जी। रुपे कार्ड किसके साथ था? एनपीसीआई। मतलब रुपे कार्ड किसका प्रोडक्ट है? एनपीसीआई का है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दैट इज बीबीबीएस, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स। ठीक है। जो भी बिल्स थे, सारे के सारे जितने भी बिल्स हो सकते थे गवर्नमेंट के, उन सारे बिल्स की वेबसाइटों को कनेक्ट कर दिया था किसके साथ? एनपीसीआई के साथ। तो नाम क्या दिया था उसका? बीबीपीएस। याद रहेगा? जैसे कोई गैस बुकिंग, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आपने पैसे जमा करने हैं, आप फॉर्म भर रहे हो यूपीएससी का, एसएससी का, उसमें जो गेटवे लगाए हैं वो सारे किसके हैं? एनपीसीआई। और जब उसको ऐप में इंटीग्रेट करते थे तो बीबीपीएस के थ्रू किया जाता था। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगला पार्ट आ गया बेटा, नैश। नैश, नैश इज नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ये एक वेब बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन था। वेब बेस्ड द पेमेंट सोल्यूशन। इसमें क्या था कि एक बल्क ट्रांजैक्शन को हैंडल करने की बात थी। जैसे देखो डिफरेंट बैंक्स क्या करते हैं, इधर देखो मेरी बात, पेमेंट हो रही है बहुत सारी, बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है, एसबीआई कर रहा है, आप लोग पेमेंट बैंक के थ्रू ही कर पाते हो ना, बैंक से कटते हैं ना आपके पैसे। तो एक नैश बना दिया था कि बल्क ट्रांजैक्शन को इजीली हैंडल करेगा। इट वाज इन अ सॉफ्टवेयर। क्या था? उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? नैश। क्लियर है? किसका था? एनपीसीआई का। नेमली वर्ड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बल्क ट्रांजैक्शन को इजीली हैंडल करने के लिए एक इंटरफेस। क्लियर है? इंटरफेस अब आप समझते हो। लैंडिंग, आप कहां लैंड करोगे? जैसे आप मान लिया आपने फॉर्म में भरा, आपने गूगल किया, आपने बोला प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एसएससी, तो आप एसएससी की वेबसाइट में गए, पर आप गए किस सेक्शन में? आपको वेबसाइट नहीं ओपन करनी पड़ी, दैट इज ए इंटरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ा कि ssc.nwr.org.in आपने ओपन किया और उसके बाद एसएससी में आपने ढूंढा जी प्रीवियस ईयर पेपर का। आपने डायरेक्टली क्या डाला? आपके पास एक एड्रेस था, या तो क्या बोलते हैं यूआरएल था, आपने उसको क्लिक किया, वो आपको सीधे ही कहां लेके चला गया। ठीक है। तो जो पेमेंट्स गेटवे थे वो इस तरह, तो सबसे पहले नैश बनाया गया, इंटरफेस था कि पेमेंट्स करनी है उसमें। ठीक है। तो एक तरह से क्लियरिंग हाउस था जो चेक को क्लियर करता था, है ना, जो आपकी पेमेंट्स आरटीजीएस नेफ्ट के लिए इमीडिएटली करने के लिए वो नैश। पर किसकी सर्विस थी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डन। फिर यू नहीं, उसके बाद आईएमपीएस, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स। ठीक है। 2010 में लॉन्च हुआ था बच्चों। कब लॉन्च हुआ था ये? अब ये बहुत पुराने हो गए हैं, आजकल तो आईएमपीएस की बात ही नहीं हो रही है अब तो। पर जब एनपीसीआई आया, ये सारे बैसल नॉर्म्स थे। क्या थे?
बासेल नॉर्म्स, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा कि बासेल नॉर्म्स क्या बोलते हैं। बासेल नॉर्म्स बोलते थे कि भाई हमें हर साल 2016 में हमने कहाँ पहुंचना है और कौन सी सर्विसेज लॉन्च करनी है, 2018 में कौन सी सर्विसेज लॉन्च करनी है, 2020 में हमें कौन सी सर्विसेज लॉन्च करनी है, फिक्स था। बासेल वाज ए प्लेस इन स्विट्जरलैंड, क्या था, यहाँ पे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की मीट होती है, उसके हेड थे आपके मनमोहन सिंह जी। क्लियर। तो स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की थी कि कितना पैसा बैंक्स को होल्ड करके रखना है और कितने का लोन देना है। उनको बुलाया गया था, हेड बनाया गया था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस आ गए थे। क्या आए थे? और वहां एनपीए बहुत ज्यादा हो गया था। एनपीए होने का कारण यही है ना, आपने लोन बांट दिया और रिपेमेंट, तो कितने के लोन बांटने चाहिए बेटा? 100 रुपया अगर बैंक के पास है, 100 रुपए का लोन बांट दूं? कितने के बांटने चाहिए? वो लिमिट जरूरी है। वो लिमिट वाज डन बाय द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और ये लिमिट पूरी दुनिया को दी थी। शून्य तो दिया था भारत ने, ठीक है, पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी भारत ने ही दी थी पूरी दुनिया को बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए। तो दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन आपके देश के क्या थे? क्या थे? एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये उनके तो उन्होंने बोला कि 100 रुपीज है भाई, 100 रुपीज के लोन नहीं देंगे, हम एक एडिक्वेसी रेशियो रखेंगे, एडिकेट फंड रखेंगे अपने पास। यूरोप में क्या हुआ? 100 रुपए थे बैंक के पास, 100 रुपए के क्या बांट दिए गए, है ना। आप कभी गूगल करना, यूरोजोन क्राइसिस 90 के दशक की बातें हैं ये। उस टाइम पूरा यूरोपियन यूनियन डूब गया, फिर जमीनें बेची। तो आपके आयरलैंड खरीदे हैं किसने? प्रकाश सिंह बादल सुने हैं आप? सीएम थे पंजाब के। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने आइसलैंड खरीद ली। तो बोलते दुनिया के सबसे अमीर किसान कौन है? आप कभी गूगल करना है इस बात को भी, तो वो भी मिलेंगे प्रकाश सिंह बादल। जब यूरोजोन क्राइसिस हुआ तो पैसा इन्फ्यूज करना था, तो इनके तो करेंसी क्या हो गई थी? खत्म, क्योंकि इनने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं की थी। पर भारत 90 के बाद से ही क्या मेंटेन कर रहा था? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कि 100 रुपये होगा, 100 के 100 लोन नहीं देंगे, 60% ही लोन दिया जाएगा। कितना लोन दिया जाएगा? और 40% होल्ड करके रखा जाएगा। तो अब 60 में 40 रुपए आ गए और 20 डूब भी गए, तो मेरे बैंक करप्ट तो नहीं होंगे ना बच्चों। पर अगर 100 रुपए में 20 रुपए आए और 80 रुपए डूब गए, या 40 आए 60 रुपए डूब गए, तो मैं तो क्या हो गया? बैंक करप्ट। आपके पास पैसा ही नहीं रहा, सारा पैसा क्या हो गया? कंज्यूम। फिर क्या करूं? तो मेरी करेंसी तो खत्म। तो दैट मीन बाकी देश मुझे पैसा डाल लेंगे। कैसे डालने? पर मुझे क्या बेचनी पड़ेंगी अपने, या गोल्ड, या अपनी क्या जमीनें? तो प्रकाश सिंह बादल ने जमीनें खरीद ली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा। क्लियर है। 28 कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जो कि, तो बासल स्विट्जरलैंड में है एक जगह, ठीक है। तो वहीं पे ही मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस भी रहती हैं। तो इंडियन इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर इज एट बासल। तो इस नॉर्म्स को बोला गया दैट इज बासल नॉर्म्स। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, एनपीसीआई बनाना है, नैश करना है, ये सब बातें 2010 और 14 के। तो यहाँ पिलर्स बनाए गए। बोला बासल नोम पिलर 1, बासल नोम पिलर 2, बासल नोम पिलर 3, बासल नोम पिलर 4। 10 में क्या करेगा बैंक, 12 में क्या करेगा, 14 में क्या करेगा, 16 में क्या करेगा, 18। तो ये जो डिजिटल बैंकिंग का कंसेप्ट है, ये तो 90 से शुरू हो गया। पर फाइनेंशियल लिटरेसी भी तो होना जरूरी है। यहाँ तो अभी पासबुक लेके चलते हैं, फिर नहीं तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी तो हो सकता है। तो आपको आईटी एजुकेशन देना क्या है? जरूरी है ना। तो सीधे बासल 5 में थोड़ी जंप कर सकता था मैं। और ये कुछ बातें समझ, ये जब हम पढ़ेंगे, पढ़ना है अभी हमने, आज तो मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, दैट इज ठीक है। ठीक है, फिर आइए यूपीआई। ठीक है, यूपीआई का कंसेप्ट भी बेसिकली क्या था? 2010 में लॉन्च हो गया था, पर 16 में इसको बहुत रिगरस तरीके से लॉन्च किया गया था। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? ये लिंक करता है आपके अकाउंट को। बेसिकली आपको पूरा अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, आपको सिंपल एक यूपीआई आईडी डालनी पड़ती है। वो यूपीआई आईडी इज इक्वल टू योर अकाउंट नंबर बेसिकली। वो नैश के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। नैश में वो एक सिंगल यूआरएल जाता है, वो यूआरएल दूसरी तरफ पैसे को भेज देता है। क्लियर है? ठीक है। दैट जैसे कईयों को किसी का नाम कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, अब हम फोन नंबर डालते हैं, फोन नंबर के साथ आपकी यूपीआई आईडी क्या होता है? किसी भी पेमेंट गेटवे में अटैच्ड होती है। अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है, आप यूपीआई आईडी डालिए, तब भी क्या हो जाएगी? ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है? यूपीआई क्या है? इंटरफेस है यार। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंटरफेस। इंटरफेस समझ गए? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लिंक रोड है वो,
ठीक है, जो आपस में अंदर से ही क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, आपके पर्पस को विद इन टाइम फास्टली क्या कर देगा बच्चों, सोल्व कर देगा। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपका एनपीसीआई का सारा काम। और मतलब एक चीज आप पढ़ सकते हो, उसके बाद इन्होंने और लॉन्च किया चेक ट्रंक्शन सिस्टम, सीटीएस बोलते हैं। तो इन्होंने साथ में बोला ऑनलाइन क्लियर हो जाएगा, MICR कोड लगा दिया, किसमें, चेक में क्या लगा दिया, MICR कोड। MICR कोड क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैं इनको पढ़ाऊंगा जब मैं इंस्ट्रूमेंट्स में आऊंगा ना आपके साथ, तो हम चेक को पूरा पढ़ेंगे, अभी लिखो ठीक है। चेक कैसे क्लियर होता है, MICR चेक है, ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अब बड़ी जल्दी चेक क्लियर हो जाता है ना, विद इन सेम डेज भी क्लियर हो जाता है, पहले 10-10 दिन लगते थे, क्योंकि आजकल क्या MICR है, कोड लगा, स्कैन हुआ और चेक क्या हो जाता है, क्लियर। पहले एंट्रियां करनी पड़ती थी, आजकल सीधे कोड क्लियरिंग हाउस में नैश करता है इसको भी क्लियर, ठीक है। तो चेक लगाया, इंस्टेंटली क्लियर चेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, MICR है। नेक्स्ट आ गया फास्टैग। तो जो फास्टैग का कंसेप्ट है, दिस इज अगेन लॉन्च्ड विद व्हाट, नैश या फिर एनपीसीआई। आप अपनी गाड़ी के ऊपर देखना, फास्टैग के ऊपर लिखा होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है, लिखा होता है, देखना किसी भी गाड़ी पे लगा NPCI, दैट इज व्हाट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फास्टैग लोन, तो फास्टैग किसी बैंक का नहीं होता है कि SBI का ही है, वो एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी कर सकता है। एयरटेल भी क्या दे सकता है, फास्टैग, क्लियर है। जो भी स्मॉल पेमेंट्स बैंक भी हो, पोस्ट ऑफिस भी दे सकता है। जो स्मॉल पेमेंट्स बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे कैन गिव व्हाट, एंड फास्टैग। बस उसको NPI को इतने पैसे देने और पेमेंट सिस्टम लेना है, नथिंग एल्स। आप ऐप वाले क्या करते हैं, ऐप वालों ने भी तो कौन सा गेटवे लिया होता है, जो डोमेस्टिक ऐप। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स हैं, या आप ऐप पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, बिल भर रहे हो, कौन सा गेटवे है, NPCI। डन है। तो ये थी NPCI की बेटा कहानी। इसी के साथ शब्दों को मैं विराम देता हूं, और आज हमारी पेमेंट सिस्टम क्या हो गया, डन है।